नमस्कार दोस्तों। आज से जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वह विषय आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसको हम पढ़ने वाले हैं और इसको हम किस ध्येय से पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं एमए के हिसाब से। एमए का एग्जाम जैसा कि आपको पता है आने वाला है, तो उस एमए के एग्जाम में कैसे हम अपना बेस्ट दे सके, इसके लिए इसी के उद्देश्य के लिए हम इस सिलेबस को आज से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर सिलेबस को अपने शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? पर्यावरण क्या है? दोस्तों पर्यावरण जो है वे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दोनों शब्द कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। परिधन, आवरण, इसी से बना है पर्यावरण। पर्यावरण परि मतलब हमारे, आवरण मतलब चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो ये परिधन आवरण से बना हुआ शब्द है। कौन सा? पर्यावरण, है ना। परिधन आवरण से बना हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के तत्व के बारे में। तो पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं? पर्यावरण के तत्व देखिए, पर्यावरण के जो तत्व है ना, वे दो प्रकार के तत्व मुख्य रूप से हैं। एक जैविक और एक अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन है और अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। यही दो चीजें हो सकती हैं पर्यावरण में, जैविक और अजैविक, दो ही पर्यावरण हो सकता है। तो इसी के आधार पे हमने पर्यावरण के घटक भी बनाए हैं, जैविक और अजैविक के आधार पे। लेकिन हम उसको जैविक और अजैविक ना बोल के क्या बोलते हैं? तो देखिए, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी आपकी, यदि हम इसको मान लें अर्थ, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का एक सरफेस है, एक एरिया है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के सतह के चारों तरफ एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्या? वायुमंडल। क्या पाई जाती है? वायुमंडल। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? स्थल। और क्या पाया जाता है? जल। तीन चीजें पाई जाती है ना पृथ्वी पे। तो ये तीनों चीजों को मिला के, और तीनों कैसी हैं? तीनों आप जैविक है कि अजैविक है? वायुमंडल जैविक है या अजैविक है? वायुमंडल सांस लेता है क्या? नहीं, नहीं लेता है। वायुमंडल जीता है क्या? नहीं जीता है ना। वायुमंडल में जीव जीते हैं ना, वायुमंडल तो नहीं जीता है। तो यानी कि वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल आपका अजैविक है। और हमारे चारों तरफ है ना वायुमंडल, तो यानी कि यह पर्यावरण भी है। तो पर्यावरण का जो सबसे पहला तत्व माना जाता है वो किसको माना जाता है? वायुमंडल को। किसको माना जाता है दोस्तों? वायुमंडल को। तो पहला तत्व आपका वायुमंडल हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर का जो तत्व है, अब हमारे जो अर्थ पे है, अर्थ पे स्थल भी पाया जाता है। यानी कि दूसरा जो हमारा तत्व हुआ वह हुआ आपका स्थल मंडल। कौन सा तत्व हुआ? स्थल मंडल। ये दूसरा तत्व आपका मिल गया, ठीक है। दो तत्व आपके प्राप्त हो जाए। एक आपका प्राप्त हुआ वायुमंडल और दूसरा प्राप्त हुआ आपको स्थल मंडल। इसके उपरांत एक और तत्व जो इंपॉर्टेंट तत्व है, और क्या जरूरी है जीवन के लिए? जल जरूरी है। स्थल पे तो हमको रहना है, वायु तो हमको श्वसन के लिए चाहिए, लेकिन हमको और इसके अलावा क्या जरूरी है? हमको इसके अलावा जल की आवश्यकता है। तो अब हम किसके तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे का नाम देते हैं जल मंडल। तीसरे का क्या नाम है? जल मंडल। ये तीन आपके तीन चीजें आपकी हो जाएगी, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ये तीन प्रकार की चीजें आपकी आती हैं। अब इसके बाद चौथे पॉइंट पे जो है, चौथे पॉइंट पे क्या है? तो देखिए, अभी ये तीनों, इन्हीं तीनों से पूरी पृथ्वी बनी हुई है ना। किससे किससे? वायुमंडल से। पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, स्थल है पृथ्वी पर, और जल है। इन्हीं तीनों से बनी हुई है। तो इन्हीं तीन मंडलों से बनी हुई है पृथ्वी हमारी मुख्य रूप से। अब जो बात करते हैं, यदि हम इन्हीं तीनों मंडलों को मिला दें, देखिए किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या आपको वायु जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिना वायु के आप जीवित नहीं रह सकते, तो वायु जरूरी है। स्थल जरूरी है या नहीं जरूरी है? स्थल भी जरूरी है, बिना स्थल के भी जीवित रहना संभव नहीं है। और जल जरूरी है या जल जरूरी नहीं है? जल भी जरूरी है, क्योंकि बिना जल के भी जीना संभव नहीं है। तो यानी कि हमको तीन चीजें चाहिए, वायु, स्थल और जल। तो इन्हीं तीनों चीजें जब जहां मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। क्या कहते हैं?
जयमंडल। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा और। जयमंडल क्या नाम है इसका? जयमंडल। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले कौन सा मंडल? ये है वायुमंडल। फिर है यह कौन सा मंडल? स्थल मंडल। वायु और स्थल, स्थल पे पाया जाता है ना। फिर है जल मंडल, जल भी पाया जाता है दोनों स्थानों पे, तो जल मंडल। और इन तीनों को मिला के यह हुआ आपका वायु, यह है स्थल और यह है जल। इन तीनों को सही मात्रा में जब मिलती है तब जीवन उत्पन्न होता है। यदि मान लीजिए जल नहीं होता पृथ्वी पे तो क्या जीवन उत्पन्न हो सकता था? क्या हम लोग जीवित होते? बिल्कुल नहीं जीवित होते। तो यानी कि तीनों हमारे लिए, तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए वायुमंडल भी जरूरी है, हमारे लिए जल मंडल भी जरूरी है, और हमारे लिए स्थल मंडल भी जरूरी है। और जब ये तीनों मिलते हैं, कौन कौन से? वायु, स्थल और जल। जब ये तीनों मिलते हैं, वायु, स्थल और जल, तो जहां पे तीनों मिलते हैं वहीं पे हमारा निर्माण होता है किसका? देखिए एरिया जो है, ये एरिया वायु के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्थल के अंदर आ रहा है और जल के अंदर भी आ रहा है। तो यानी कि यह एरिया हमारा क्या बनता है? जैवमंडल, जो कि कैसा है? जैविक है। तो ये तीन जो है वे अजैविक है, और वह जो अकेला है वे कैसा है? जैविक है। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पूरा का पूरा आपके पर्यावरण के तत्वों को। इसके बारे में आप लिख ही लोगे कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु पाई जाती है, स्थल मंडल, जल मंडल, जयमंडल, ऐसे ही लिखना है। और इसकी व्याख्या कर देनी है कि वायुमंडल पाया जाता है, स्थल मंडल पाया जाता है, एक एक की व्याख्या कर देनी है ना। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जल पाया जाता है, तो ये आपका पृथ्वी के घटक जो है ये समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो है वह देखते हैं क्या है। तो दूसरा टॉपिक है पर्यावरण के अध्ययन के दृष्टिकोण। दूसरा टॉपिक क्या है? अभी तो एक तत्व की बात हुई, अब हम देखेंगे कि पर्यावरण के अध्ययन के क्या क्या दृष्टिकोण है, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन किस किस तरीके से किया जाता है। तो आइए देखते हैं उसको भी। पर्यावरण का अध्ययन किस किस तरीके से किया जाता है, तो आप लिख लीजिए पर्यावरण के अध्ययन का दृष्टिकोण। ठीक है। पर्यावरण के अध्ययन का क्या? दृष्टिकोण, यानी कि किन किन तरीकों से पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है या किया जाता रहा है। तो तीन दृष्टिकोण इसमें आते हैं। पर्यावरण के अध्ययन में कितने दृष्टिकोण आते हैं? तीन दृष्टिकोण आते हैं। तीनों को हम समझा देते हैं, आप उसको लिख लेंगे कि इसमें यह प्रधान है, वह ऐसा है, पर्यावरण को ज्यादा महत्व दिया जाए, ये सब चीजें ये सब लिखनी है। तो ये आप कर लोगे। ठीक है। हम तीनों महत्व के बारे में, तीनों चीजों के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें अध्ययन का जो दृष्टिकोण था, जो सबसे पहला दृष्टिकोण था, फिर दूसरा आया, और फिर इसी से निकल के तीसरा आया। तो सबसे पहला आया वह आया नियतिवाद। कौन सा वाद? नियतिवाद, या इसी को कहा जाता है निश्चयवाद। क्या नाम है इसका? नियतिवाद या निश्चयवाद। ये सबसे पहले आया। सबसे पहले क्या आया? नियतिवाद या फिर निश्चयवाद, ये आया। दूसरे नंबर पे क्या आया फिर? अब नियतिवाद के काउंटर में आया, नियतिवाद का विरोध करने के लिए आया, जो दूसरा प्रकार था वह था संभववाद। कौन सा वाद? संभववाद। क्या होता है अब इसके बारे में आपको पता चलेगा। दृष्टिकोण है अलग अलग तरीके से देखने का। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है ना। यह मार्कर आप क्या देख रहे हो? इस मार्कर में कई लोग कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे मार्कर एक ही है, एक शिक्षक इसको देख सकता है कि इसको, इससे हमको क्या करना है, इसके हमको पढ़ाना है। क्या करना है? पढ़ाना है। एक शरारती बच्चा देख सकता है तो ये कहेगा कि अच्छा इसको अगर ऐसे खोले और इधर से भी खोले तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है इस मार्कर से। इसके अंदर क्या है हमको ये देखना है। उसके लिए पढ़ने पढ़ाने का मतलब नहीं है, उसके लिए अंदर क्या है उसको देखना। उसका यह दृष्टिकोण है ना। और एक का दृष्टिकोण इसको पूरा देखना है। तो सबका भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है। पृथक पृथक दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण सबका होता ही होता है ना। तो उसी तरीके से तो पर्यावरण के अध्ययन के लिए भी कई दृष्टिकोण लाया जाता है। जैसे नियतिवाद था, संभववाद था,
और जो तीसरा था वह था नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद। तीसरा क्या था? नव निश्चयवाद। इसी के बारे में हमको पढ़ना है और इसको हम बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा देंगे, बाकी आप लिख लेंगे उसको बना के, है ना। तो चलिए, जैसे कि है नियतिवाद या निश्चयवाद, ये क्या कहता है? नाम ही है नियतिवाद, यानी सब कुछ क्या है? नियति के ऊपर है। नियति मतलब पर्यावरण। दो चीज आप ध्यान रखिए, एक है पर्यावरण और एक है मानव। पर्यावरण, चित्र आप बना सकते हो वहां पे, मानव, है ना। एक्स अक्ष पे पर्यावरण और वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे मानव, वाई अक्ष पे पर्यावरण। अब देखिए, एक दृष्टिकोण यह है नियतिवादियों का, जो शुरुआत का दृष्टिकोण था, वह यह मानते थे कि जो भी है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पर्यावरण। देखिए ये ना, बाइक कैसे चलाते हैं, देखिए तो बाइक कभी भी तेज नहीं चलानी चाहिए। तो जो एक दृष्टिकोण आया, वह दृष्टिकोण यह था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह पर्यावरण है। नियतिवादियों ने क्या माना कि पर्यावरण है, पर्यावरण ही सब कुछ डिफाइन करता है, और मानव पैसिव है। पैसिव मतलब वह निष्क्रिय है, मानव कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो पर्यावरण करता है। पर्यावरण के हिसाब से मानव को रहना जरूरी है, पर्यावरण के हिसाब से मानव रहता है। यह किसने बताया? यह किसके अंतर्गत आया? नियतिवाद में। इसमें कौन कौन से थे? तो कौन कौन बुजुर्ग वेत्ता थे, तो उनके बारे में जान लीजिए। इसमें ग्रीक थिंकर, कहाँ के विद्वान? ग्रीक विद्वान। इसके अलावा इसमें अरस्तु, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा जियोग्राफी में, और इसका कई कई स्थानों पे नाम आता है। दर्शन में नाम आता है, जियोग्राफी में नाम आता है, बायोलॉजी में नाम आता है। तो अरस्तु थे, और उसके साथ साथ अरस्तु के अलावा ये सभी जो भी थे, और अरब अरब के जो थिंकर थे, मतलब अरब के जो विद्वान थे, उन्होंने यह कहा, शुरुआत यहीं से होती है बात की, उन्होंने यह कहा कि मानव और पर्यावरण में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वे कौन सा है? पर्यावरण है। पर्यावरण ही डिसाइड करता है कि मानव कैसे जीना है, मानव कैसे जिएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? पर्यावरण डिसाइड करता है। यह नियतिवादियों ने कहा। किसने कहा? नियतिवाद में। यानी कि इसमें मुख्य स्थान किसको दिया गया? पर्यावरण को। पर्यावरण के हिसाब से ही सब कुछ होता है, और उसका उन्होंने कई तो एग्जाम्पल भी दिया कि पर्यावरण के हिसाब से कैसे होता है। जैसे आप भी जानते हो पर्यावरण के हिसाब से कैसे होता है, चीजें कैसे होती हैं, है ना। तो जैसे पर्यावरण के हिसाब से ऐसे समझिए कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वे किसके हिसाब से पहनते हैं? कपड़े जो पहनते हैं पर्यावरण के हिसाब से ही पहनते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है? पर्यावरण के हिसाब से ही चलती हैं। तो इन लोगों ने कहा, नियतिवादियों ने, कि जो सब कुछ है वे कैसा है? पर्यावरण के हिसाब से है। मानव किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण पे, है ना। किसने बनाया? नियतिवादियों ने। किसने बनाया? नियतिवादियों ने। समझ में आया नियतिवाद? तो नियतिवाद का यह चित्र आपको पता होना चाहिए। अब नियतिवाद में ही कुछ चीजें और हैं। नियतिवाद में किसको प्रधानता दी गई? पर्यावरण को। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? किधर झुका रह जाएगा? इधर, यानी कि पर्यावरण की तरफ। यानी कि देखिए, मानव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्या? किधर ज्यादा झुका हुआ है? किधर, किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? इसके क्लोज है ना, पर्यावरण के क्लोज है ना। तो यानी कि ये किसकी रेखा है? यह नियतिवाद है। कौन सा वाद है? नियतिवाद है। तो नियतिवादियों ने पर्यावरण को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया नियतिवादियों में, है ना। अब इसका की फीचर्स क्या था, यानी कि मुख्य मुख्य बातें क्या थी? तो चार पांच बातें आप लिख लीजिए। इन्होंने पहले, सबसे पहले क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले कहा कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण ही क्या है? पर्यावरण ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब नियंत्रित करता है, यानी कि पर्यावरण ही नियंत्रक है। पर्यावरण ही कंट्रोल करता है। अभी हम बताए ना, एक कहते थे कि पर्यावरण के हिसाब से मानव ढलता है, यानी कि मुख्य भूमिका कौन निभाता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण ही नियंत्रक है, पहला चीज इन्होंने बताया। दूसरा जो इन लोगों ने बताया, वह बताया कि पर्यावरण और मनुष्यों में वन वे रिलेशनशिप है, मतलब एक तरफा संबंध है। कैसा संबंध है? एक तरफा संबंध। एक तरफा संबंध का मतलब क्या है?
एक तरफा संबंध का मतलब क्या है, यानी कि पर्यावरण मानव को तो प्रभावित करता है लेकिन मानव पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर सकता। तो एक तरफा संबंध हुआ ना, तो यह चीज उन्होंने बताया। दूसरी चीज, ठीक है, फिर तीसरी चीज इन्होंने बताया कि आप देखो एक चीज और देखो, तीसरी चीज जो इन्होंने बताया, आप अमेरिका में जाके देखो, अमेरिका में देखते हो या फिर भारत में, तो जहां पे मैदानी इलाका पाया जाता है ना, वहां पे आप देखोगे वहां पे किसान ही पाए जाते हैं, चाहे पेरी का मैदान हो या भारत का जो मैदानी इलाका है। तो जहां पे मैदानी इलाका पाया जाता है वहां पे हमेशा किसान ही पाए जाते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण कहीं ना कहीं हमको बराबर इम्पैक्ट करता है, हर स्थान पे क्या करता है, बराबर प्रभाव डालता है। तो हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म इम्पैक्ट, यानी कि बराबर प्रभाव। पर्यावरण ये काम भी करता है, पर्यावरण बराबर प्रभाव भी डालता है। तो चौथे तीसरी पॉइंट हुई। चौथा पॉइंट कि नेचर जो है वे बड़ा है किससे, ह्यूमन से। नेचर यानी कि पर्यावरण बड़ा है किससे, मानव से। ये इन्होंने चौथा पॉइंट में बताया। ये सब मुख्य बातें हैं, ये आप लिख लो, इसको एक एक तो विस्तार से लिख लो। एक तरफा संबंध है, हम जो समझा रहे हैं उसी को लिखना है, लिख लोगे आप लोग, हमको पूरा भरोसा है आप लोग पे, ठीक है। और फिर है पांचवा यह है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो है वह पर्यावरण की जो दशाएं होती हैं उसी पर निर्भर करती है, जैसे वर्षा होती है, ये सब चीजें होती है। 4 पॉइंट को लिखिए, पांचवा छोड़िए, ज्यादा बड़ा नहीं करना है ना, 4 पॉइंट, ठीक। तो ये आपका नियतिवाद यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो नियतिवाद आपको संभवतः समझ में आ चुका होगा। अब इसी के विरोध में, इसी के विरोध में क्या आया, इसी के विरोध में आया आपका अगला जो टॉपिक था, इसी के विरोध में आया, इसको विरोध, इसके विरोध में क्या आया, तो इसके विरोध में आया पॉजिटिव संभववाद। कौन सा वाद, संभववाद। तो आइए, पॉजिटिविज्म, संभववाद, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नियतिवाद समझ में आया आपको। नियतिवाद यानी कि प्रकृति प्रधान है, प्रकृति इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, हमने 4 विशेषताओं को बताया। पहला यह कि पर्यावरण ही नियंत्रक है, पर्यावरण ही नियंत्रित करता है चीजों के, पर्यावरण के हिसाब से ही सब कुछ ढले होते हैं, सब लोग ढले होते हैं। वन वे रिलेशनशिप है, एक तरफा संबंध है, पर्यावरण मनुष्य को तो प्रभावित करता है लेकिन मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। ये दूसरा संबंध आया। तीसरा हमने बताया कि इसका इम्पैक्ट हर स्थान पे बराबर पड़ता है, हर सिचुएशन में पर्यावरण का। जैसे यदि भारत का मैदानी इलाका है हो या फिर पेरी का मैदान हो, दोनों स्थान पे किसान ही बनते हैं लोग। तो यह चीज आया। फिर नेचर जो है वो बड़ा है किससे, मनुष्य से, ठीक। अब इसी के काउंटर, अब इससे होता क्या है, देखिए, जब सब कुछ आप नेचर पे डाल देते हो तो फिर आप ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, है ना। प्रकृति पे जब सब कुछ डाल देते हो तो आप ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, आप मान लेते हो कि जो कुछ है वे नेचर ही है, हमको कुछ खास नहीं करनी है, जो करना है वे किसको करना है, नेचर को ही करना है, तो हमको नेचर के हिसाब से क्यों लेना है। लेकिन यह करना कहीं ना कहीं काफी दिक्कत है, क्योंकि आप रुक जाते हो। आप क्या करते हो, आप रुक जाते हो, आप ज्यादा प्रयास नहीं करते हो, आप ज्यादा काम नहीं करते हो, विकास करने की कोशिश नहीं करते हो, दुनिया में बदलाव की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि आप किसको ज्यादा महत्व देते हो, पर्यावरण को। तो इससे कहीं ना कहीं स्थिरता आती है और कहीं ना कहीं दुनिया जो है वह विकास पथ पे अग्रसर नहीं हो पाती। तो इस विचारधारा को, यानी कि नियतिवाद को काउंटर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो अगली विचारधारा आई वे आई संभववाद की। किसकी विचारधारा है, संभववाद की। संभववाद में क्या कहा गया, संभववाद में डायग्राम कुछ इस तरीके से बना दिया गया। संभववाद में ये मनुष्य था, वही डायग्राम सेम, पर्यावरण, और इधर कौन सा, मानव। अब इसमें कहा गया कि देखिए हमको ऐसे चलना है, यानी कि
किधर झुका होना है, मानव की तरफ। यानी कि कौन मुख्य विशेषता निभाता है, मनुष्य मुख्य विशेषता निभाता है पर्यावरण की तुलना में। पर्यावरण जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, मानव। और मानव किसको प्रभावित करता है, पर्यावरण को। अभी हम क्या पढ़ रहे थे नियतिवाद में कि पर्यावरण किसको प्रभावित करता है, मानव को। और अब कह रहा है कि मानव किसको प्रभावित करता है, पर्यावरण को। तो जब पर्यावरण को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है तो नियतिवाद होती है, और जब मानव को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है तो संभववाद होता है। आया संभववाद समझ में। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली चीज यह कहा गया कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें अवसर दिया है। पहली विशेषता है ये प्रकृति द्वारा अवसर दिया गया है। क्या अवसर दिया गया है कि सब कुछ प्रकृति दिया हुआ है और हम क्या करें, उसमें अपना कुछ ना कुछ करें, काम करें और अलग तरीके से प्रकृति को प्रभावित करके आगे बढ़ाएं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया उसमें, इन्होंने कहा जैसे कि आप मैदान की बात किए थे पिछली बार, तो यदि पेरी का मैदान है या गंगा का मैदान है, उपजाऊ मैदान है, जो भी उपजाऊ मैदान है, तो वहां पे तो वन ही थे ना, प्रकृति ने तो हमको वन ही दिया था, लेकिन उसको काट के फिर उसको काटने के बाद उसको हमने खेती योग्य बनाया। तो कहीं ना कहीं मानव के कारण ही तो खेती हुआ। तो खेती जो है वे मानव की ही तो बनाई गई एक संरचना है ना। तो यानी कि क्या, कौन सा प्रधान हुआ, यानी कि खेती जब मानव ने खेती किया तो यानी कि प्रधान कौन हुआ, मानव हुआ। मुख्य भूमिका किसने निभाई, मानव ने निभाई। तो यह चीज इसमें कहा गया है ना, प्रकृति ने हमें अवसर दिया है और हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, यह कहा गया इसमें। दूसरा जो की पॉइंट था वे था कि मनुष्य जो है वे फ्री है, यानी कि मानव मुक्त है कुछ भी करने के लिए। मानव पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, मानव मुक्त है एकदम, मानव मुक्त है, जो करना चाहे वे कर सकता है। उसमें प्रकृति उसका उसके लिए बाधक नहीं बन सकती है, नेचर उसका बाधक नहीं बन सकता है। मानव की जो इच्छा होती है वह आसानी से कर सकता है। तो दूसरी चीज कहा गया। तीसरी चीज कहा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्नोलॉजी है, तकनीक के माध्यम से, तकनीक सबसे जरूरी है। तकनीक के माध्यम से मानव कुछ भी कर सकता है, या तीसरी चीज इसमें कही गई। तो ठीक है, तकनीक अच्छी बात है। और कहा गया कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, मनुष्य बड़ा है किससे, नेचर यानी कि प्रकृति से। यह बड़ा वाला चिन्ह है, अब पता है आपको बड़ा वाला चिन्ह क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर कटोरा, कटोरा कौन फैलाया है बताइए, तो कटोरा है, कटोरा का मुंह इधर है ना, मनुष्य की तरफ है ना, तो यानी कि कौन छोटा है, प्रकृति छोटा है, क्योंकि ये कटोरा फैला है ना इसकी तरफ। ठीक है, तो प्रकृति कौन है, छोटा है, और मनुष्य क्या है, बड़ा है। यह इसमें विशेषताएं दी गई है ना, इसमें संभववाद में। निश्चितवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद में क्या कहा गया, निश्चयवाद में कहा गया कि प्रकृति इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे था। अब मानो इसमें क्या हुआ, संभववाद में यहाँ पे चला है। समझ में आ गया आपको। अब आखिरी टॉपिक जो है नौ निश्चयवाद है। कौन सा वाद है, नौ निश्चयवाद। दो टॉपिक आपको समझ में आया, ये आपका पूरा कवर हो गया, ये आपका पूरा कवर हो गया। अब आखिरी टॉपिक जो है वे है नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, नौ निश्चयवाद में क्या कहा गया, नौ निश्चयवाद ऐसी विचारधारा थी जो नियतिवाद को भी लेके चलती थी और संभववाद को भी। क्योंकि आप वैसे ही सोचिए ना, यदि हम नियतिवादी हो जाए कि जो कुछ है वैसे, आप अपने लाइफ में देखिए, आप सब सोचिए कि जो कुछ है वे किस्मत पे छोड़ देते हैं, जो कुछ है वे क्या है, किस्मत है, किस्मत के भरोसे आप बैठ जाओ, तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या किया, किस्मत के भरोसे आप बैठे हुए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, आप संभववादी हो जाओ, यानी कि आप सब कुछ अपने हाथ में ले लो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करें, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आपको कभी कभी किसी चीज की अति जो होती है, अति यदि कर लिया जाए तो वे ठीक नहीं होता। तो संभववादी बन जाओ यदि कि सब कुछ हम ही कर सकते हैं, मेन मानव ही है, प्रकृति से लड़ जाओ जाके, आप जाके हिमालय का मतलब हटाने के चक्कर में हो, तो
दिक्कत है ना यार। तो यानी कि आप संभववादी भी नहीं हो सकते, आप नियतिवादी भी नहीं हो सकते, संभववादी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपको असफलता मिलेगी तो कहीं कहीं जाके आप परेशान हो गए, है ना। तो संभववादी नहीं हो सकते। तो उस सिचुएशन में क्या बनता है, वह उस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बनता है कि मनुष्य कैसा हो जाए, नौ निश्चयवादी हो जाए, यानी कि इन दोनों में सामंजस्य बैठा ले, है ना। तो नौ निश्चयवादी की विचारधारा में क्या कहा गया, नौ निश्चयवाद की विचारधारा में कहा गया कि यदि एक मान ये वही स्ट्रक्चर जो पहले वाला था, इधर आपका प्रकृति है और इधर आपका मानव है, तो दोनों एक साथ चले। अब देखिए बीच में है ना, तो दोनों एक साथ चले। जितना इंपॉर्टेंट हम मानव को दे रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट हम किसको दे, प्रकृति को दे। तो यह किसमें कहा गया, यह कहा गया किसमें, किसके अंतर्गत, नौ निश्चयवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, नौ निश्चयवाद के अंतर्गत। इसी को कहा जाता है रुको और जाओ। इसका एक और नाम है रुको और जाओ विचारधारा, है ना। नौ नियतिवाद की एक विचारधारा और है रुको और जाओ विचारधारा। क्या है रुको और जाओ विचारधारा, देखिए मानव और प्रकृति, हमने किसको इंपॉर्टेंट दिया, दोनों को इंपॉर्टेंट दिया, ठीक है। देखिए जब विचारधारा दिया गया रुको और जाओ वाला, तो उसमें एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तीन कलर दिखाए। ट्रैफिक आप देखे हो, ट्रैफिक पे तीन कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, लाल होता है सबसे ऊपर, लाल होता है, फिर पीला होता है, और फिर आपका अंतिम में हरा होता है। लाल मतलब जब लाल ट्रैफिक वाला लाल दिखता है, ये ग्रिफिथ टेलर ने बताया, इन तीनों की मदद से बताया ये नौ निश्चयवाद को। लाल का मतलब आपको क्या करना है, रुकना है। लाल में क्या करना है, रुकना है। तो लाल में आप क्या किए, रुक गए, रुको। और हरा में क्या करना है, जाना है। लाल में रुकना है और हरा में क्या करना है, जाना है। लेकिन पीला में क्या करते हैं आप, पीला जब बत्ती जलता है तो क्या किया जाता है, पीला का मतलब हुआ कि आपको धीरे धीरे जाना है। कैसे जाना है, धीरे धीरे जाना है, मतलब एकदम भागना नहीं है और एकदम रुकना भी नहीं है, धीरे धीरे जाना है। तो यानी कि पीला का मतलब हुआ धीरे धीरे, आप कह सकते हैं ना। पीला का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे। तो यदि हम देखें तो जो नियतिवाद क्या कह रहा था कि आप विकास मत करो, सब कुछ पर्यावरण के ऊपर छोड़ दो। तो यानी कि नियतिवाद किसमें था, लाल वाला था। यह जो रुको वाला है, लाल किसको दर्शा रहा था, नियतिवाद को। लाल किसको दर्शा रहा था, नियतिवाद को। हरा किसको दर्शा रहा था कि जाओ करते रहो, खूब तेज चलो एकदम। तो वे किसको दर्शा रहा था, वह दर्शा रहा था संभववाद को। और जो यह पीला है वह पीला दिखाता है किसको, नौ निश्चयवाद को, कि हम प्रकृति को भी ध्यान दें और मानव को भी ध्यान दें और धीरे धीरे विकास भी करते रहें। यह बताता है कौन, नौ निश्चयवाद। तो आप लिख के कैसे आएंगे एग्जाम में नौ निश्चयवाद को, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ, है ना। इसमें फिर लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ ग्रिफिथ टेलर की बात करेंगे कि ग्रिफिथ टेलर ने इसके लिए अवधारणा देते हुए बताया कि हम इसको ट्रैफिक लाइट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें लाल पीला हरा कलर होता है। लाल कलर रुकने का संकेत है, पीला कलर धीरे धीरे चलने का, और हरा कलर तेजी से चलने का संकेत है। लाल कलर और हरा कलर, लाल कलर नियतिवाद के समीप है, हरा कलर संभववाद के समीप है, और पीला कलर नौ निश्चयवाद को प्रदर्शित करता है। तो इतना आप व्याख्या इस तरीके से आप कर लोगे। तो जो पर्यावरण के अध्ययन का दृष्टिकोण है यह यहाँ पे हो जाए आपका समाप्त, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो इसके साथ मान लीजिए, आप साइड हो जाते हैं, इसके साथ मान लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ना तो फिर आगे बढ़ाइए। यह पर्यावरण के अध्ययन का दृष्टिकोण यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक क्या है उसको देखा लिया जाए। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणाएं और घटक। पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणाएं और घटक। मिटा दे इसको ना।
देखिए तीसरा जो टॉपिक है वे टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। अवधारणाएं एवं घटक, ये आपका तीसरा टॉपिक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणाएं एवं घटक। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसको समझने से पहले आप पर्यावरण को समझ लीजिए। पर्यावरण हमने बताया तीन शब्द हैं, एक है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, एक शब्द पर्यावरण है, दूसरा शब्द आपका है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा शब्द है, और तीसरा शब्द जो आता है वह आता है आपकी पारिस्थितिकी। इसी को हम पारितंत्र भी कहते हैं। यह तीन शब्द है, ठीक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र और पारिस्थितिकी, यह तीन शब्द। देखिए पर्यावरण क्या है, किसी जीव के चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है वह क्या है, पर्यावरण। हमने अभी आपको पहले ही बताया। अब देखिए जीव के चारों तरफ हमने बताया तीन चीजें पाई जाती हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। जलमंडल के समीप ही तीनों चीजें पाई जाती हैं और कई प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, यानी कि जलमंडल भी पाया जाता है। ये चार तो घटक थे पर्यावरण के, तो ये चार चीजें पाई जाती हैं पर्यावरण में। अब ये जो चारों चीजें हैं वे किसी को भी प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वे हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ना कुछ हमारे साथ क्रिया करेगा ना। जैसे कि वायुमंडल हमको कैसे प्रभावित करती है, या वायुमंडल हमको प्रभावित करती है, अन्य चीजें हमको प्रभावित करती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो करती है ना। स्थल भी प्रभावित करता है, जल भी प्रभावित करता है, तो ये चीजें हमको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब जब प्रभावित करती हैं और हम भी प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं वही हमको प्रभावित करती है, हम भी प्रभावित करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं जलमंडल में, अब पेड़ पौधों को हम प्रभावित करते हैं, कैसे, काट देते हैं उनको, है ना, या उनसे सांस लेते हैं और वे हमको हमसे भोजन बनाती हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर रहे हैं ना। तो ये जब प्रभावित करते हैं, हम उनको प्रभावित कर रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, तो एक क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है, दोनों के बीच क्या होती है, अंतर क्रिया होती है। और उसी अंतर क्रिया को, उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं अभी हम, उसी अंतर क्रिया को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अंतर क्रिया को क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई है, यानी कि इससे पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। पर्यावरण में क्या काम हो रहा है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। कार्यात्मक इकाई जो भी आपसी संबंध है जीव जंतुओं में, आपसी संबंध है, पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं का क्या संबंध है, या अन्य जो पर्यावरण के घटक है उनके साथ अन्य घटकों का क्या संबंध है, अन्य जीवों का क्या संबंध है, इन संबंधों को जानना, इन संबंध कुछ ना कुछ संबंध है ना, उन्हीं संबंध को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वे बड़ा से बड़ा हो सकता है, बड़ा से बड़ा हो सकता है, या छोटा से छोटा हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे एक मछली है और मछली जो है वे किसमें है, एक छोटे से गिलास में है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। मछली जो है वे क्या कर रही है, वे पानी के कारण जीवित है ना। तो इसका यह पर्यावरण है, पानी उसका क्या है, पर्यावरण है। और पानी और मछली में कुछ ना कुछ संबंध हो जाना, कि संबंध नहीं होता तो जैसे ही हम मछली को बाहर निकालते हैं, मछली क्या होती है, मछली बेचारी मर जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पानी प्रभावित कर रहा था मछली को, एक क्रिया हो रही थी दोनों के बीच में, अंतर संबंध हो रहा था दोनों के बीच में, तो वही जो अंतर संबंध है उसी अंतर संबंध को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अंतर संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। समझ में आया, ये छोटा सा है। इसके अलावा बड़ा देख लीजिए आप, समुद्र के बारे में एग्जाम्पल ले लीजिए, एक समुद्र है, समुद्र में एक छोटी सी मछली है, वो भी तो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, समुद्र का पानी भी तो मछली को प्रभावित कर रहा है ना, तो यानी कि ये भी है ना।
या समुद्र में अन्य जीव है वे भी मछली को प्रभावित कर रहे हैं, पता चला मछली को बच के चलना पड़ रहा है, ना तो पता चला कोई उठा ले खा ले, है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, प्रभावित एक दूसरे को करती हैं। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है या पारितंत्र है, जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पारिस्थितिकी। अब देखिए एक तंत्र बन रहा था कि मछली पानी को प्रभावित करेगी, समुद्र की मछली है तो वो अन्य जीवों से प्रभावित हो रही है, अन्य जीवों को प्रभावित कर रही है, उनके भोजन वही है। तो ये सब चीजें बन रही थी, एक तंत्र बन रहा है ना, एक सिस्टम बन रहा है ना। तो उस सिस्टम को यदि हम पढ़ना शुरू करें, यानी कि उस सिस्टम का क्या करें, अध्ययन करना शुरू करें। किसका अध्ययन, जो ये सिस्टम बन रहा था, यानी कि जो पारितंत्र बन रहा था उसका यदि हम अध्ययन करें तो वही अध्ययन हमको क्या कहलाता है, वही अध्ययन हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण, जो चारों तरफ चीजें पाई जाती हैं उनको पर्यावरण कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, कैसे चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर, हमको पढ़ना नहीं है, केवल मतलब प्रभावित करती हैं, बस इतना ही जानना है। तो प्रभावित करती हैं एक दूसरे को किस तरीके से, यह हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और जब इसका अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम क्या करते हैं, पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। इंग्लिश में क्या करते हैं, इकोलॉजी। और ये क्या है, इकोसिस्टम। और ये आपको पता ही है, एनवायरमेंट। अब हमको इन दोनों के बारे में तो नहीं ज्यादा जानना है, हमको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र आपको समझ में आ चुका होगा। घटक के बारे में जानना है, इसके तत्वों के बारे में जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र के, अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में हमको जानना है ना। हाँ एक चीज और जान लीजिए, इसका जो नाम दिया था पारिस्थितिकी तंत्र, जो सबसे पहले जो नाम दिया था वह दिया था टांसले ने। किसने, टांसले, एजी टांसले, है ना, एजी टांसले ने दिया था। और इसका जो नाम दिया था वे दिया था हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, पारिस्थितिकी का नाम दिया था। ये जी टांसले ने कब दिया था नाम, है 1935 में। और ये कब नाम दिया गया था, 1866 में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इम्पोर्टेंट। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके घटक की बात करते हैं, किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट। और धारा खत्म हो जाए, घटक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, घटक जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र के, तो अभी हमने क्या बताया कि जीवों में और जीवों में यानी कि जैविक में और अजैविक में, पर्यावरण उसी से तो प्रभावित होता है ना। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। और कैसा संबंध पाया जा रहा है, जैसे जल का मछली से, तो मछली क्या थी, जीव थी, यानी कि जैविक थी। और जल कैसा था, अजैविक था। तो जैविक और अजैविक में कैसा संबंध है, इसे हमने अध्ययन किया ना, उसी को तो हमने देखा ना। तो जो क्रिया हो रही थी उसको हम पारितंत्र कह रहे थे, एक सिस्टम जो बन रहा था। और जब उसका अध्ययन कर रहे तो पारिस्थितिकी कह रहे थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें जो कौन कौन से थी, उसमें जैविक थी, मछली जैविक थी। और दूसरा जो था वह कौन सा था, अजैविक था, यानी कि पानी क्या था, अजैविक। तो इसके दो तत्व तो मुख्य रूप से होते हैं, जैविक और अजैविक। इसके साथ साथ एक तत्व और इसमें रखा जाता है, ऊर्जा को। ऊर्जा को क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी पारितंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वह ऊर्जा ही काम करता है। यदि ऊर्जा नहीं होता तो क्या पारितंत्र क्यों होता, पारितंत्र की आवश्यकता ही क्यों होती, कोई इसका है मतलब, पारितंत्र का कोई आवश्यकता का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पारितंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है, तो पारितंत्र का अस्तित्व है, इसका जो सबसे मुख्य कारण है वह है
आपका ऊर्जा। तो ऊर्जा एक अलग से आता है, ठीक है। तो ऊर्जा का मतलब वही जो सूर्य का प्रकाश है, इसे समझ लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक घटक तो सूर्य है खुद, क्योंकि यही ऊर्जा देता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट घटक। और बाकी दो जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। जैविक में क्या क्या आते हैं? तो जैविक में मुख्य रूप से 4 चीजें आती हैं। जैविक में मुख्य रूप से क्या क्या आती हैं? 4 चीजें आती हैं। 4 चीजें कौन कौन सी आती हैं जैविक में? जैविक में मुख्य रूप से कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपका उत्पादक। फिर दूसरा है आपका उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता, तीन ही लिखिए। उपभोक्ता को हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, और लास्ट में आता है तीसरा नंबर अपघटक या अपघटन करता। ये क्या होता है? उत्पादक क्या है? उत्पादक ऐसे समझिए, उत्पादक मतलब जो चीजें पैदा करता है, यानी कि उत्पादक को हम कर सकते हैं पादप, यानी कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में भी तो जान होती है ना। तो उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं और सबको भोजन बनाते हैं, तो यानी कि वही तो उत्पादित कर रहे हैं भोजन को। तो पेड़ पौधे हुए। उपभोक्ता मतलब जो जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं। उपभोक्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अभी उसको भी बता देते हैं। और अपघटक का मतलब जो इन जीव जंतुओं को समाप्त करता है, यानी कि सूक्ष्म जीव, जो कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वे सब किसमें आते हैं? अपघटक में आते हैं, जो जीवों को भी खा के खत्म कर लेते हैं ना, धीरे धीरे जब मरने के बाद, या तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका। अजैविक में क्या आता है? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचा वे सब अजैविक में है। जैसे हमको क्या प्रभावित करता है? हमको तापमान प्रभावित करता है तापमान प्रभावित। हमको आर्द्रता प्रभावित करती है। हमको वायु प्रभावित करता है। जल प्रभावित करता है। स्थल प्रभावित करता है। ये सभी चीजें किसमें आ रही हैं? ये सभी चीजें अजैविक में आ रही हैं। इसके अलावा हमको ऊंचाई प्रभावित करती है। जैसे 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 हम ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगती है ना, तो ऊंचाई भी प्रभावित करती है। ऊंचाई में जान होता है क्या? ये कह सकते हैं क्या ऊंचाई को जान से मार दो? ऊंचाई को कैसे जान से मारेंगे? जान ही नहीं है उसमें। तो ऊंचाई भी नहीं हो सकती, ऊंचाई प्रभावित करती है। इसके अलावा अक्षांश, अक्षांश प्रभावित करती है। आप अक्षांश जैसे जैसे बदलते हैं, कहीं ठंडा इलाका होता है तो कहीं गर्म इलाका होता है, तो अक्षांश प्रभावित करती है आदि। ये सभी चीजें क्या है? अजैविक है। इसमें जान नहीं है, लेकिन हमको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो एक घटक इसका जैविक हुआ और एक अजैविक हुआ, और तीसरा ऊर्जा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य आता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी चल नहीं सकता। ये संभवतः आपको तीनों चारों सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। अब जैविक घटक में, जैविक घटक के बारे में हमको बात करना है। जैविक घटक के बारे में बात करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। इसलिए समझ में आए, जैविक और अजैविक दो ही चीज मुख्य है। ऊर्जा वाला लिख लीजिएगा, ऊर्जा वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल ऐसे लिख के उसको एक्सप्लेन करना हो तो कर लीजिए। मिटाते हैं इसको और जैविक घटक को अब हम समझना शुरू करते हैं। जैविक घटक में क्या क्या है, अभी हमने आपको बताया भी था। जैविक घटक में पहला तो था उत्पादक। उत्पादक सबसे पहले था। फिर दूसरा था इसमें उपभोक्ता, और अंतिम में था अपघटन करता या अपघटक, जो समाप्त करता है ना। उत्पादक का मतलब जो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, यानी कि हम पादप कर सकते हैं इसको, है ना। उपभोक्ता जो है वे 3 प्रकार के उपभोक्ता: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यह 3 प्रकार के उपभोक्ता की बात होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार के उपभोक्ता। और अपघटक का मतलब सूक्ष्म जीव, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होती है? जो शाकाहारी होते हैं। वे कैसे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? जैसे कि पादप, यानी कि मान लीजिए यदि हम बात करें घास का, तो घास को कोई खाएगा, जैसे टिड्डा खा रहा है घास को,
तो क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, पहले यही खा रहा है ना। फिर एक टिड्डा को कोई खाएगा, जैसे मेढक खा रहा है, तो मेढक क्या हुआ, घास उत्पादक हुआ, टिड्डा प्राथमिक हुआ, मेढक द्वितीयक हुआ, और मेढक को मान लीजिए सांप खा रहा है, सांप कैसा हुआ, तृतीयक हुआ, और सांप को आखिरी में चील खा ले रहा है, चील खा ले रहा है। तो यह सब चीजें क्या हो, यानी कि चील कैसा हुआ, अपघातक हुआ, या सर्वोच्च उपभोक्ता हुआ, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर का उपभोक्ता हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल चलता है। ठीक है, तो यही है जैविक घटक, मतलब ये चीजें पाई जाती हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक पाई जाती हैं, और अपघटक पाया जाता है। तो यह आपका जो है इतना समाप्त हुआ कि घटक के बारे में हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, अब शाम वाले क्लास में फिर हम आगे इसके बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है टॉपिक में, हाँ इसके बाद है पर्यावरण और समाज, और फिर है पर्यावरण और विकास, पर्यावरण और समाज, पर्यावरण और विकास, तो इन दोनों को भी हम समझ लेंगे। ठीक है, रात में मतलब बाद में। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।